अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताते चलूं के ट्रेड के हवाले से जो कि ओवरऑल ये स्कीम ला रहा है ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से, वो कंपटीशन जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर है, जिसमें उनकी पार्टिसिपेशन के साथ साथ उनके स्किल्स जो है वो पॉलिश होंगे। जितने हम कह सकते हैं ना यंगस्टर्स होते हैं, उनके पास अपने ही स्किल्स होते हैं, तो वो थ्रू दिस कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ साथ उसमें इट्स 3 मंथ्स की जो एक प्रैक्टिस होगी, स्किल्स उनके जितने अच्छे होंगे, जितनी उनकी जो हम कह सकते हैं प्रिपरेशन अच्छी होगी, और जितनी अच्छी वो ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि वर्चुअल करेंसी का अमाउंट उन्हें 1 मिलियन के करीब दिया जाएगा। और जब वो ये ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग करने के बाद जो उनका एक करियर बनेगा वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा। क्योंकि केएसबी की तरफ से ये एक ऑफर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे करियर के साथ साथ आपको जॉब भी ऑफर की जा रही है। तो वो स्टूडेंट्स जो हमेशा जॉब सीकर्स बनते हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि वो जॉब सीकर्स ना बने, बल्कि वो बने एंटरप्रेन्योर, और अपने ही जो एक हम कह सकते हैं ना कि जो स्किल्स हैं उनके बलबूते पे आगे बढ़ें। तो दिस इज़ द ल्यूक्रेटिव ऑफर, दिस इज़ द फिनोमिनल ऑफर। और इसके साथ साथ हम देखें, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अभी तक रजिस्टर नहीं हो सके हैं, 10 मार्च लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो आप रजिस्टर करवाएं। और जो यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है वो अपना नाम मेंशन करें, यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करें, अपना सेमेस्टर मेंशन करें, और साथ साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दिस इज इट, ये है आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर। तो बात करते हैं मार्केट के हवाले से। आज के मार्केट में कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। अनकरीब हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक रैली विटनेस की जाएगी। वियतनाम हमसे इतना छोटा है जी, 220 बिलियन डॉलर प्लस चल रहा है। बांग्लादेश हमसे बाद आया है। बांग्लादेश टेक्सटाइल में, बांग्लादेश टेक्सटाइल में नहीं, ठीक है, यू आर जस्ट फॉरगेटिंग इट। नहीं, इट्स ओके, बट द फैक्ट इज कि वियतनाम की सिर्फ एक मोबाइल इंडस्ट्री जी आपके टोटल एक्सपोर्ट से कई गुना ज़्यादा अर्निंग कर रही है। सो वैल्यू एडिशन इज द गेम। आपका जो कराची शिपयार्ड है जी, देखिए, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कराची शिपयार्ड इज डूइंग वंडर्स। वी डोंट नो। आपके पास वैल्यू एडेड डिफेंस इंडस्ट्रीज बैठी हुई है, एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान के पोटेंशियल का अंदाज़ा ही नहीं है हमें। हम बैठे हुए बस 2-3 चीज़ों पे लेकर। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही है इंटरनेशनली, उसका इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में। और शम्स साहब ने बिल्कुल सही कहा। चले हम शम्स साहब से ही पूछ लेते हैं ना। शम्स साहब, सर ने थोड़ा सा, ज़की साहब ने थोड़ा सा क्रिटिक्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस किया जा रहा है। हमने वो ग्लासेस पहने हुए जो सिर्फ उससे हमें टेक्सटाइल और अब थोड़ा बहुत आईटी दिखने लगा है, बाकी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा है? या फिर हम ये कहें कि अगर बांग्लादेश की इन्होंने एग्जाम्पल दी तो ऑलरेडी वहाँ पर भी टेक्सटाइल की ही जो है वो बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की या दूसरे मिनरल्स की, तो वहाँ पर अभी इंडस्ट्रीज़ या वो पोटेंशियल हमारे पास है, लेकिन अभी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील नहीं हुआ। ये प्लीज़ ज़रा डिस्क्रिप्शन दें हमें। इसकी बेसिक वजह तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि 60s में आप देखें तो पाकिस्तान इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला था मुल्क इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और पाकिस्तान जो है वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स जो है फिनिश गुड्स की एक्सपोर्ट चाइना को करता था, और चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था। उसके बाद जो हमारे पास जो नेशनलाइज किया गया इंडस्ट्री को 70s में आके, और 70s तक देखें तो आपकी एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा तारीखी ग्रोथ हुई थी कि आपका डॉलर भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुई उसके अंदर, और उसकी डिवैल्यू भी नहीं करना पड़ा, और आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती गई। उसके बाद जो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हुआ और उसने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, और ये वजह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री से जो है सेकेंडरी पे नहीं बढ़ सकी, और वहीं पे आज तक रही है। अब देखें, बात हुई टेक्सटाइल की, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंड करती है, हाईली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर में जो रॉ मटेरियल होते हैं अवेलेबल होते हैं, तो इंडस्ट्रियल के लिए पहले सबसे पहला ये होता है कि उसको डोमेस्टिक मार्केट से रॉ मटेरियल मिल जाए। तो वो टेक्सटाइल बेहतरीन क्रॉप हमारे पास अवेलेबल थी, उसका कॉटन की, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट उसकी हो रही थी, और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है। ये कहना कि उसको इग्नोर किया जाए तो वो भी गलत है। जिस चीज़ को अब आपने स्पीड पकड़ ली है और वो अब उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका एग्जिस्टिंग पोटेंशियल भी वही है, हम इंपोर्ट करके भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, इट मीन्स कि इंडस्ट्री जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जब अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो उसको भी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी सस्ती होने की, वो देनी चाहिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन का जो पैकेज दिया है, ये बहुत अच्छा पैकेज है। वो इंडस्ट्रीज़ जो सिक इंडस्ट्रीज थी उनको जो है आप रिवाइव कर सकते हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्रीज जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर उसको हेल्प आउट करेगी। तो हम अब अगर
वियतनाम से देखें, कंपेयर करते हैं तो फिर वियतनाम में सेविंग्स टू जीडीपी और वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर का जो बोरिंग है वो बहुत ज्यादा है, 100% से भी ज्यादा है। तो वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। हम हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अब जाके बोरोइंग पे भी हम आएंगे। बिल्कुल हमारी सेविंग्स टू जीडीपी बहुत कम है। हम जो है खर्चा ज्यादा करते हैं। हम एक इंपोर्टेड आइटम की गुड्स में, आपने याद होगा माजी में कुछ अर्सा पहले जाए तो आप लोग दुबई से यूएई से कंबल लेकर आते थे, वीसीआर लेके आते थे। हमारे अपनी इंडस्ट्री को ठप कर दिया और जो खेप का स्टाइल शुरू हुआ उसके बाद वो खेप के बाद अभी भी चल रहा है वो ऐसी चीजें, आपको लगता है वो अब वो चीजें चेंज होती है, लेकिन अब जो है इंपोर्ट्स पे आ गया है। तो आप ये जो इंपोर्ट्स बढ़ी है इसी वजह से बढ़ी है कि आपके बॉर्डर्स पे भी टाइटनिंग की गई। थोड़ा सा अगर हम अपना विजन को वास्ट करें तो टर्फ फाइनेंसिंग हमारे पास आई थी और कितनी ही ज्यादा जो हम कह सकते हैं मशीनरीज है वो इंपोर्ट की गई, जिसकी वजह से ये इंपोर्ट बिल जो है वो इस साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस या कमोडिटी प्राइस देखें वो इतने हायर साइड पे, तो वो भी बिल तो है ही। हमारे पास ऑयल, एडिबल ऑयल सभी जो है वो इम्पोर्टेड ही है। देखिए, हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई करना होगा। कुछ हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके अपने ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। कैनोला जो है अगर आप उसके इंटरक्रॉपिंग करते हैं या उनके किनारों पे भी लगवा देते हैं तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसी तरह से आपके पास सनफ्लावर के ऊपर काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसी लॉबीज हैं जो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स की को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। यही वजह है कि आज आपके पास कोई एडिबल ऑयल की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप इंपोर्ट फिर भी कर रहे हो, डिपेंडेंट हो हाईली। तो हमें ऑयल सीड्स की लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और अपने लोगों को एक मैसेज देना होगा। उनका जहनों के जो माइंडसेट बन गए ना कि इंपोर्टेड चीज़ सबसे अच्छी है, पाकिस्तान में चीज़ें अच्छी पैदा हो रही हैं। आज अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड देखो, टेक्सटाइल के देखो, ये पाकिस्तानी स्पाइसेस ब्रांड, रेडी मिक्स रेसिपी, खाने पीने की चीज़ें, ये दुनिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जगह इसका नाम है। एग्जैक्टली सर, माय पॉइंट इज कि फूड के जिक्र करते हैं, फूड प्रोसेसिंग के हवाले से बात करते हैं। जैसे जकी साहब ने भी बोला कि जो वैल्यू एडेड चीज़ें हैं, खासकर जो हमारी एग्री प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। आप समझते हैं जैसे अक्सर कंट्रीज़ में वेस्ट में जाएं तो एप्पल के स्लाइसेस या फिर जैसे चिप्स होते हैं तो वो चिप्स सिर्फ पोटैटो के नहीं बल्कि डिफरेंट फ्रूट्स के भी मैसर हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये काम नहीं हो सकता? बहुत हो सकता है। देखिए, हमारा जो इंडस्ट्री वाला इस साइड पे क्यों नहीं आया कि इसकी जो बड़ी मशीनरी होती है जहाँ प्रोडक्शन मास स्केल पे आप करते हो तभी वर्केबल होता है। तो आपको फाइनेंस कहाँ से आएगा जब आपकी सेविंग ही नहीं होगी? बैंक वही पैसा देगा ना जिसके पास हम पैसा रखेंगे। तो वो वजह थी कि उस पर नहीं आया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, इससे हम जो छोटी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर जैसे डिहाइड्रेटेड फ्रूट है, हम पाकिस्तान में सिर्फ अगर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स की अगर एक्सपोर्ट देखें तो आपके पास किन्नू मैंगो एक्सपोर्ट होता है, या फिर वेजिटेबल में देखें तो ऑनियन और आपका पोटैटो होता है। हम तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से और उसको वैल्यूएट करके, डिहाइड्रेट करके, उसके पाउडर की शक्ल में बना के, दुनिया आप जो है चेंज हो गई, अब वो ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं खाते, उसकी ट्रीटमेंट करें, उसको आप अच्छी प्राइस में बेचें तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी, फार्मर को अच्छी प्राइस मिलेगी तो उसकी भी। हमें एक और चीज़ करनी होगी, कोई भी चीज़ जो बैन रखी जाती है ना वो ख़त्म करना पड़ेंगे। एक्सपोर्ट बैन जो है वो लोकल ग्रोअर को डिस्करेज करते हैं। आप अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट की बढ़ा शुरू करते हो तो आपको क्या है, ना सिर्फ लोकल मार्केट में आपको ज़्यादा चीज़ें सस्ती मिलती हैं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस होता है। तो ग्रोअर को दो मार्केट हमेशा चाहिए होती है, एक डोमेस्टिक मार्केट और एक आपकी एक्सपोर्ट मार्केट। मैंगोज के थाईलैंड की अगर आप देखें तो वो डिहाइड्रेटेड स्लाइस थोड़ा सा वाज़ेह करें यहाँ पर, जो इंपोर्टेड आइटम्स है उनको भी तो डिस्करेज करना पड़ेगा ना, ताकि लोकल जो है वो इनकरेज हो सके। देखिए, इसको बिल्कुल, इस पर आप ये इंपोर्ट को जो आपके कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसके पास आप जितनी भी चीज़ें करेंगे उस पर आपको ड्यूटीज लगानी पड़ेंगी। जो अमीर तबका अफोर्ड कर सकता है वो ज़्यादा, क्योंकि आप टोटली बैन नहीं कर सकते। अगर आप टोटली बैन करते हैं तो फिर आपके पास, क्योंकि आप WTO में हो तो मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। अगर इसमें ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देख सकती है कि कहाँ से बचा जा सकता है, लेकिन आपको जो है वो चीज़ें महंगी कर देनी है। लेकिन फिर भी देखें, सबसे ज़्यादा जो अगर आप बिल देखोगे तो लग्जरी गुड्स का इंपोर्ट का बिल इतना नहीं आता। गाड़ियाँ आई जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बैलेंस आउट हुआ, और सबसे ज़्यादा जो 95% का जो हमारा जो फ्यूल का बिल जो बढ़ गया था, वो जो प्राइसेस बढ़ गई 45 से, उसकी वजह से आया। हमें अपने जो सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है, हमें वैल्यू एडिशन करनी है, ताकि जो अभी जो कंप्यूटर्स की जो इंसेंटिव पैकेज दिया जो गवर्नमेंट ने, अब इतना पैकेज अच्छा कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता। अब आपको जितनी पेमेंट पड़ी है, $5 बिलियन इमीडिएटली पाकिस्तान में आ सकता है। अभी भी बाहर उनका पड़ा हुआ है क्योंकि वो पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस, पेपल वगैरह अभी तक नहीं आया। तो अगर वो आ जाएगा तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। फिर आपको दूसरे कुछ जगहों पे है इसके रिस्ट्रिक्शंस मगर इतनी ज्यादा नहीं है, जो ये एक इशू नहीं है। पेपल को वो खुद नहीं आना चाह रहा क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी इसकी पेमेंट ज्यादा पड़ी हुई है, तो उनको लाना पड़ेगा। जैसे अमेजोन को लेकर आए हो तो अमेजोन आपकी एक रिटेल मार्केट को बूम देता है, आपका जो है एक्सेस मिलता है, लेकिन आपको मास स्केल पे जाना है। क्योंकि आज अगर आप मास स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, आपकी इंडस्ट्रीज जो है टर्फ की, अभी आपको रिजल्ट नहीं आया, ये अभी आपको वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री दे रही है।
जब इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा फिर तो कितनी इंशाल्लाह export- ताला हम कह सकते हैं, फिर- यहीं बैठकर हम बताएंगे कि चीजें अब क्या क्या इसके जो है वो इम्पैक्ट बिल्कुल, आ रहे हैं, देखें ना, मल्टीप्लाई हमारे पास अब ये भी नहीं देखना कि हम सिर्फ लोकल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी से चीज बना के एक्सपोर्ट करें। हम Right. रॉ मटेरियल दुनिया से इंपोर्ट करें और यहाँ बनाएं, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ सर्विस सेक्टर में अगर बूम आ जाता है तो पाकिस्तान बहुत ऑटोमेटिकली आगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। जकी साहब, शम्स साहब ने काफ़ी चीज़ों को डिफाइन किया है, फूड का आपने जिक्र किया, हर चीज़ अभी आप मार्ट्स पे जाएं या सुपर स्टोर्स पे जाएं, हर चीज़ टिन के अंदर जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं वो हमारे पास प्रोवाइडेड हैं और Imported. इसको भी हम बिल्कुल इम्पोर्टेड, तो हम उसे लोकल भी अगर इस तरीके से कर लें, क्योंकि उन्होंने कहा ना जॉनरा चेंज हो गया, लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है, अब उनको बिल्कुल वो एक होता है ना कि ऐसे ही नहीं चाहिए चीज़, थोड़ी सी फूड प्रोसेस हुई हुई हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, टिन हो, कुछ ना कुछ इस टाइप का होना चाहिए। हमारी जो यंगस्टर्स है उनकी चेंज हो गया डिज़ायर। तो आप क्या समझते हैं जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, खाली फूड की बात करें नहीं और भी चीज़ों की बात करते हैं, तो काफ़ी ये जो काम कर रही हैं? देखिए, एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट हो रहे हैं, मेरा तो व्यू ये है कि पाकिस्तान के पास अगर 100 रुपये की आमदनी है तो खर्चा करे 80 रुपये का, 20 रुपये बचाए तो सही। हमारी आमदनी 100 रुपये की, हम खर्चा करें 1000 रुपये का। अच्छा, सॉरी। और फिर जहाँ तक इसकी बात है कि आप जो हैं वो इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, आई वुड से कि पाकिस्तान शुड हैव पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी। मिसाल के तौर पे हमें क्या ज़रूरत है कि हम सेब ऑस्ट्रेलिया से मंगवाएं, बेहतरीन सेब पाकिस्तान में होता चलिए है, सर, मिल वो तो जाता हो है। गया ना, और भी डिफरेंट नहीं, आइटम्स के बारे में बहुत सी बताएं ना। चीज़ें। आपने 10 आइटम बताया ना, फूड जी, फूड आइटम्स। जी। अगर ये लोकल इंडस्ट्री को आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि पॉलिसी पाकिस्तान की होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। वी शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन IT, वी शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन टेक्सटाइल, बट हमारा फोकस होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। जहाँ जहाँ पोटेंशियल है, अगर मैरीटाइम का पोटेंशियल है तो वहाँ बेहतरीन सी फूड आप बना सकते हैं, वैल्यू जी। एडेड। जहाँ पर मिनरल्स का पोटेंशियल है, बेहतरीन मिनरल्स आप बना केमिकल्स सकते के बारे हैं। में क्या ख्याल है सर? केमिकल्स आप लोकल केमिकल प्रोडक्शन क्यों नहीं आप इनकरेज करें, करना चाहिए। केमिकल अब तो एक इंडस्ट्री का दर्जा देखिए, तो दे दिया पाकिस्तान गया के है। अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह काम हो रहा है, जी, लोकल इंडस्ट्री जो ग्रो कर चुकी है और कर रही है, इट्स इन द राइट डायरेक्शन। बट गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अच्छी दी हैं। हमें चाहिए कि आपने भी ऑटोमोबाइल की बात की, पाकिस्तान पे जो सबसे ज़्यादा लोड आया है एक्सचेकर पे, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी ऑटोमोबाइल इम्पोर्ट ऑफ इंजन्स और क्लचेज। आप देखिए, पार्ट्स, हाँ। आपके पास जब इंडस्ट्री लगी थी टोयोटा की और इंडस मोटर्स की, तो उस वक्त उनके साथ कमिटमेंट थी कि विद इन अ सर्टेन टाइम वो 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। आज भी पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है 70% इम्पोर्ट पर है, 30% ज़्यादा हमारा सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। तो यहाँ भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑटो इंडस्ट्री को इनकरेज करे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर आएँ। पाकिस्तान, आपको नहीं लगता यहाँ पे कार्टेल भी होता है कि नहीं, इतना ज्यादा अगर ये लोग खुद मुख्तार हो देखिए- जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, देखिए- तो फिर ये क्यों इंपोर्ट करेंगे? फिर तो हमारे हाथ पांव कट जाएंगे वहाँ की मार्केट के। पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज होंगी तो ऑटो इंडस्ट्री विल मेक 100% मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते मेड इन पाकिस्तान, कोई गाड़ी भी नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। हम बेताशा इंपोर्ट कर रहे हैं और अब इलेक्ट्रिक कार्स पे भी आ रहे हैं, बट उनकी असेंबलिंग हो रही है। पाकिस्तान 22 करोड़ का मार्केट है, इट्स नॉट अ स्मॉल मार्केट, जी, इट्स अ ह्यूज मार्केट। और पाकिस्तान आपके ख्याल में क्या हम 250 बिलियन की मार्केट है? GDP हमारा 250 बिलियन अगर हमारा GDP है तो साथ उसके जो हमारा ब्लैक मार्केट है उसको मिला लें, वी आर क्लोज टू 1 ट्रिलियन। वी आर नॉट अ स्मॉल इकोनॉमी एट ऑल। आपको बिलावजी को थोड़ी फंडिंग की जा रही है, आपके पास बहुत पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिर्फ कुछ और ज़्यादा अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज़ पर आ जाए तो दे विल हैव टू टेक सम बोल्ड मेजर्स, राइट। like restricting essential नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अपने खर्चे। ऑलरेडी डिस्करेज तो कर दी गई है नॉन एसेंशियल आइटम्स एक को, important मेकअप के चीज़- आइटम्स को, डिफरेंट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बात की ना, टैक्सेस ने मार दिया है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बेतहाशा हैं। एक गरीब आदमी जो है ना, वो बेचारा मोबाइल पे टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर एक टैक्स ले आए, सिंपल टैक्स लाइक 10% अक्रॉस द बोर्ड, एवरीबडी विल पे। बिलीव मी, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हमारे कई लोग कहते हैं कि हमारा जो टैक्स नेट है बढ़ जाएगा। आपने NTN के नंबर्स इशू किए हुए हैं, जी, आप CNIC को NTN बना दें,
लिंक एवरीथिंग विथ योर CNIC, पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर विल चेंज बिल्कुल, ये ड्रास्टिकली। काफी क्यों नहीं हो एनालिस्ट का सकता? ये कहना है कि ये राय मौजूद है कि यहाँ पर और बैंक दूसरा- अकाउंट के साथ जो है वो टैक्स को कलेक्ट किया जा सकता है और कनेक्ट किया जा सकता है। चलिए जी, इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। शम्स साहब भी मौजूद है, ज़की साहब भी मौजूद हैं और थोड़ी सी हमारी जो है ना डिस्कशन वो टैक्स के हवाले से की जा रही है। तो टैक्स को बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना कितना ज़्यादा जो है वो आगे आके काम आ सकता है, तो ये हम पूछते हैं ज़की साहब से। ज़की साहब प्लीज़। देखिए, अगर हम NTN वगैरह इतने हमने बनाए हुए NTN का सिलसिला, इसकी हम फाइलिंग होती CNIC है, में कर दें। हाँ। नहीं, लिंक विद CNIC, यू गॉट नादरा विच इज़ अ बिग डेटाबेस। आप हर एक का CNIC बिकम योर टैक्स नंबर, NTN इज रिप्लेस योर CNIC, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट लेवल पर एट द ग्रास रूट लेवल, या गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे अगर आप इनवॉइस सिस्टम लेकर आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्स नेट है वो विल बी 10-fold। सर, हर किसी के पास गाड़ी तो नहीं होती, ट्रांसपोर्ट हर किसी एक की आदमी अपनी तो रिक्शे पे नहीं जा रहा है होती। ना, बट ही इज कैरिंग कमर्शियल वैल्यू। रिक्शे के अंदर उसने बोतलें भर के ले जा रहा है, सो दैट रिक्शा मैन या जो भी ले जा रहा है उसके साथ इनवॉइस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट लेवल पर आप ले आते हैं इनवॉइस सिस्टम। राइट, चलिए जी, शम्स साहब से पूछते हैं। तो शम्स गेम साहब, बदल एग्री जाएगा। करते हैं आप ये इस टाइप का सिस्टम के रक्षा और इनवॉइस और क्या कहते हैं लोग समझ में नहीं आया कुछ। डॉक्यूमेंटेशन करें। अभी देखें, इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें भी सही नहीं हो पा रही और जो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो टैक्स कलेक्शन बढ़ी है उसका वजह यह है कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी, उसके ऊपर टैक्स है। फिर हमारे जो लोकल जो अदारे थे वो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने टैक्स दिया अच्छा खासा, तो उस वजह से टैक्स कलेक्शन तो बढ़ी। हर पाकिस्तानी आज टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो वो सभी दे रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स पे लेके जाते हो तो फिर आपके पास ये होगा जो आपके एफिशिएंट जो मशीनरी होनी चाहिए। 5.8 ट्रिलियन का जो हम टारगेट इनडायरेक्ट को मिला के अचीव कर रहे हैं, तो ज़की साहब का कहना है कि सिर्फ डायरेक्ट कर ले, इनडायरेक्ट हटा दें तो क्या होगा सर? देखिए जी, एकदम से पाकिस्तान अभी इकोनॉमी का जो सिस्टम है ना, जो हम इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई, हम ग्रेजुअली कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत इसको जो है ख़त्म करेगी और डायरेक्ट टैक्स इसको बढ़ाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो CNIC की जो बात अभी कर रहे थे, ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सबसे पहले कई दिहाइयों पहले हम लोगों ने ये डिमांड की थी कि इसको CNIC को डिक्लेयर कर दें और उसको अब अथॉरिटीज़ जो है CNIC को एज ID यूज़ कर रही हैं। आप कहीं भी स्पेंडिंग करते हो, ट्रैवल करते हो, आपका CNIC जहाँ आता है, POS में भी आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास है बेस तो बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन में कोई कमी नहीं है। हमारा मसला इस वक्त ये है कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और उसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देने होंगे। आज जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूल को इतना बढ़ गया और अब गैस की सारी चीज़ें जो महंगी होंगी, इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, तो उस पर आपको एक इंसेंटिव देना होगा, क्योंकि जब तक आप इंसेंटिव नहीं दोगे हम मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। बांग्लादेश जो है हरी मिर्च से लेके आलू प्याज हर चीज़ के ऊपर वो इंसेंटिव दे रहा है, इस तरह से चाइना दे रहा है, इंडिया दे रहा है। तो हमें एक पेपर फॉर्म में एक वाउचर देना होगा, बोनस वाउचर। ये स्कीम बड़ी कामयाब हुई थी 60s में और उसमें लोगों को बोनस वाउचर मिलते थे। हमारा हाँ जी, और उसके वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। फिर उसके बाद वो ख़त्म कर दिया गया। अब ये पेपर की शक्ल में होगा, आपकी प्रोसीड बैंक में आती है, उसी वक्त जब पेमेंट प्रोसीड रियलाइज हो जाए आपने उसको एक वाउचर देना है, एक अमाउंट का वाउचर होगा। सपोज कि आज डॉलर का रेट अगर 178 रुपये के ऊपर बंद होता है जी,
₹2 वैल्यू रखते हैं उसकी बोनस वाउचर की। वो वाउचर जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफरेबल हो मतलब ट्रेडेबल होगा और ट्रांसफरेबल होगा टू द एनटीएन होल्डर। फिर जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं उनमें भी वो वाउचर होगा। ये एक तरह का पेपर होगा, प्रॉमिसरी नोट होगा, इसकी शक्ल कोई कैश की शक्ल नहीं होगी, लेकिन आपको सपोर्ट कर रहा होगा, इंपोर्ट्स को भी देख रहा होगा और आपके जो लोकल जो दूसरे हैं उन सबको देख रहा है। फिर एक्सपोर्टर की जो वारा आ रहा है। साथ ही ये बोनस वाउचर जो है, आप रेमिटेंस आपने देखा है कि अभी आपकी कम हुई है, उसमें आपने जो मनी चेंजर्स हैं उनको तो इंसेंटिव दे रहे हो, लेकिन आप जो रेमिटेंस भेज रहे हैं अगर उसको भी बोनस वाउचर दे देते हो यही वाला, तो आपकी 100% जो है रेमिटेंस डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। बहुत फायदा होगा। बांग्लादेश में 1% जो है वो देते हैं, मेरे ख्याल में 2% दे रहे हैं। आपको ऐसा ही जो है एक स्कीम लानी चाहिए। ₹2 का एक वाउचर बना लें और आप देखिएगा एक्सपोर्ट की आपकी पेमेंट और साथ ही रेमिटेंस पेमेंट ये एकदम से ऊपर जाएगी। कोई अभी भी हवाला हुंडी का कल्चर जो है जिनके है वो खत्म नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान इसको टैप कर सकता है कि आप जब तक कैरेट नहीं दोगे आपके पास कैसे लोग आएंगे। तो ये आपको करना है। साथ ही आपको अपनी जो लोकल उसके इतने ज्यादा इश्यूज या उसके इतने ज्यादा हमें इम्पैक्ट भुगतने पड़ते हैं बाद में, जो उसके एक होते हैं ना कि ड्रॉबैक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे FATF की सैंक्शंस देख लें, या हमें जो उसके फ्रूट्स हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाते, क्योंकि अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं, व्हाइट लिस्ट में आ जाते हैं, तो हमें कितने ही फायदे हो जाएंगे, हमारे भी कितनी सारी जो एक रिस्ट्रिक्शंस है वो हट जाएंगी। FATF तो इस वक्त जो है ना वो पॉलिटिकल एक्सपोर्ट की तौर पे यूज की जा रही है। पाकिस्तान ने हर चीज कर दी है हमसे, और दूसरी इकोनॉमीज हैं जिनका वो सारा जो है हमसे वो खराब ही है, लेकिन फिर भी उनको वो चलता है। हमें देखिए, हमें अपने आप को अब ऐसा एग्रेसिव करना है कि हम अपने एक्सपोर्टर को सपोर्ट करें। जब तक आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं बढ़ती, सर्विसेज के जरिए, गुड्स के जरिए आपकी रेमिटेंस नहीं बढ़ती, आपके पास ये जो ट्रेड डेफिसिट है लटका रहेगा। सर, मार्केट्स के हवाले से भी बताइए कि मार्केट्स न्यू हमें जो है एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और न्यू प्रोडक्ट्स भी। तो क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लैक कर रहे हैं अभी? पाकिस्तान में देखें, जो इस वक्त जहाँ पोजीशन पे हम बैठे हुए ना, ये 19 ट्रिलियन की मार्केट में हम बैठे हुए हैं। आपके पड़ोस में देखें, रीजनल हमारी एक्सपोर्ट्स जो है मालसी में हमने देखा ट्रेडिशनली बहुत कम रही है। हम एक्सपोर्ट 55% एक्सपोर्ट जो है USA और यूरोप को करते हैं, जहां हमारा फ्रेट कॉस्ट भी बड़ी हो जाती है और एक दूर की मुल्क हो जाती है। जबकि दुनिया का देखें, अगर आसियान कंट्रीज की आपस में ट्रेड देखें तो उनकी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह EU की देखें तो उनकी ज़्यादा। तो हमें रीजनल ट्रेड के ऊपर फोकस करना होगा। डेलीगेशन लेके जाने हैं, ये अफगानिस्तान, ईरान, आपका जो है टर्की है, CIS कंट्रीज हैं, इन सब पे ले जाके हमारा एक्सपोर्टर जो है ट्रैवल कम कर रहा है। और अब तो आप देखा कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन लगी है तो उससे और हो गया। CPEC से हमें क्या फायदा ये हो रहा है? आगे जाके CPEC जो है आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप वो चीज़ बनाओ जिसकी मार्केट में ज़रूरत है बाहर। अगर चाइना को ज़रूरत हमारी ट्रेडिशनल चीज़ों की नहीं है तो हमें वो बनानी है जो वो इस्तेमाल कर रहा है। चाइना में जो मिडिल क्लास है ना, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो ट्रेडिशनली जो चाइनीज सिल्क के सूट पहनते थे या नूडल्स खाते थे, आज वो पिज़्ज़ा और इटालियन फूड और ये सारी अमेरिकन फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास स्पेंडिंग बहुत है। वो जो जितनी वहाँ पे ई-कॉमर्स डेवलप हुई है, इतनी प्रमोट हुई है, उसकी मेन वजह मिडिल क्लास की इनकम थी। तो हमें वहाँ पर जाके अपने ऑफिस खोलने चाहिए। पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लोगों को जो टेक्सटाइल है या दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक जोन्स बने हैं वहाँ जाके आप अपना सेटअप करो और फिर वहाँ से आप RCEP जो आपका रेसिप जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बना है जिसमें चाइना भी है, आप उस वक्त एक्सेस लेके जा सकते हो। वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक बन गया है जहाँ पे आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। हमें अपने माइंड को चेंज करना है। हमारे एक्सपोर्टर को करना चाहिए कि अब उसको गो इंटरनेशनल। वो अब पाकिस्तान में बैठ के अगर एक्सपोर्ट करता है तो उसकी एक्सपोर्ट इतनी नहीं बढ़ेगी। अगर वो रीजनल ऑफिस खोल लेता है और जहाँ जो पोटेंशियल मार्केट है उसकी वहाँ ऑफिस खोलता है और हुकूमत उसको सपोर्ट करे, तो फिर वहाँ पर जो है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रस्ट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, आपने प्रोडक्ट्स के हवाले से भी बताया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे पास जो है वो हम लैक करते हैं। जैसे सपोज अगर गुजरावाला की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात की जाए, तो यहाँ पर जब वो एक ट्रेडिशनल बनना शुरू हो जाते हैं तो उसी के ऊपर वो काम करते रहते हैं ज़्यादा। जैसे आपने जिक्र किया ना कि अब चाइना का ही लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है और वो अपने जो एक ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनसे हट के खा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल आइटम्स बन रहे थे उनसे हट के हमें काम करना पड़ेगा। डू यू अग्री? मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। इसमें ये है कि जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। हम लोगों की स्किल्स को इन्हांस करते रहें, उनको नई नई चीज़ें सिखाएं। आज भी पाकिस्तानी जो पंखे बनते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कम्पीट करते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हमें ये करना होगा कि पाकिस्तान में हमारे पास देखें, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की, गाड़ियों की, किसी चीज़ की एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बेसिक उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्टील मिल होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो स्टील मिल है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विजिट किया रशिया का, रशिया और चाइना के साथ मिलकर इसको रिवाइव किया जाए और इसको आप आयरन ओर पे जाओ। इस वक्त जितनी जो पाकिस्तान
रोलिंग मिल्स लगी हुई हैं, वो स्क्रैप इंपोर्ट करके करती हैं, तो फिर आपकी प्राइस कैसे कम्पीट कर सकते हो? आपको अपनी स्टील मिल चाहिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लोगों की चीज़ें बनाने के लिए नई नई चीज़ों पे जाओ और कोरिया वाला मॉडल अपनाओ कि जिस वक्त दुनिया में जिस चीज़ की डिमांड है वो आप बनाओ। डिमांड और सप्लाई को जो है मैनेज करना जरूरी है। चलिए जी, मजीद बात करेंगे करेंसीज और फॉरेक्स के रेट्स की तरफ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,28,600 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,10,260 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $1,934.53, ऑयल WTI पर बैरल $113.40, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $115.30। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198.50, सेलिंग वाज 200 रुपीज। यूके पाउंड बाइंग रही 237 रुपीज, सेलिंग वाज 239.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 177.5, सेलिंग वाज 179 रुपीज। चाइनीज यार्ड बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95। सऊदी रियाल बाइंग रही 46.95, सेलिंग वाज 47.5। यूएई दिरहम बाइंग एट 48.3, सेलिंग वाज 47.6। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वाज 394.88। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो एक फियर था कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइस में एक जर्क आएगा हायर साइड पे, वो आते हुए दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू जारी है, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं। शम्स साहब भी मौजूद हैं, जकी साहब भी मौजूद हैं। जकी साहब आपसे कमेंट लेते हैं। ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं और वही रिवाइवल जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर ज़रूरी है पाकिस्तान में। आप समझते हैं कि कुछ चीज़ों को इनोवेटिव करने की ज़रूरत है, यानी कि वो भी एक ज़माने के साथ उनको इस दौर में हिस्सा लेने की ज़रूरत है? ऐसा ही है। देखिए, बात सारी ये है कि जब तक इंडस्ट्री जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन ना हो उनका, जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं चेंज प्रेफरेंसेस से और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है हम उसके साथ नहीं चलते, या आईटी को हम आगे लेके नहीं चलते, टेक्नोलॉजी लेके नहीं चलते, तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? यहाँ पर मैन पावर का हमारा जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के पे काम करना ज़रूरी है। जिस तरह शम्स साहब ने कहा कि यहाँ पर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो हैं लेकिन वो एक लेवल पर हैं, बाकी जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो इतना ह्यूज पोटेंशियल है, हम उससे मेरा ख्याल है 10% भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और रहा इस बात का कि किस तरह करेंगे, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। राइट, और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। शम्स साहब, लास्ट कमेंट ऑन दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अभी आई हैं, वो सही है या उस पर कुछ और भी ऐड ऑन होना चाहिए? आई थिंक बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए हमें, ताकि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो भी, और जो नया जो सिक इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए अब हमें जो एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप देखें अभी आपने क्रूड की प्राइस देखी कहाँ पे चली गई है, गैस कहाँ चली गई है। तो हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम लिया है और इससे हमारी जो है जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के पास अब इतनी जॉब क्रिएशन का वो नहीं रहा। अब आपको प्राइवेट सेक्टर को रोल प्ले करना है और उसमें आपकी इंडस्ट्री साथ कर सकती है, सर्विसेज आपके साथ सपोर्ट कर सकती हैं, इनोवेशन हमें करनी चाहिए, पैकेजिंग के ऊपर ज़रूरी हमें काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान की पैकेजिंग आज भी इतनी अच्छी नहीं है जैसी दुनिया में होती है। राइट, वेलकम, वेल थैंक यू सो मच शम्स साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़की साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल जो है वो डिस्कशन हमने की आज एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर, और ख़ासकर अगर हम बात करें इनोवेशन के ऊपर, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया पूरी दुनिया में ही देखा जा रहा है, तो हमें उसके साथ कम्पीट करना होगा। नई से नई जनरेशन आ रही है तो उनकी नई से नई तवक्कुआत होती है, उन तवक्कुआत को पूरा करना होगा। तो ये तो थी पूरे प्रोग्राम की डिस्कशन। लास्ट में जाते जाते के ट्रेड के हवाले से बात करते चले। ट्रेडिंग टाइटन्स अगेन कंपटीशन है, जो कि आपको पता है 3 मंथ्स का टाइम है स्किल्स दिखाने के लिए। उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। 10 मार्च से जो है वो ये कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास टाइम रह जाता है अब कुछ ही दिनों का। तो रजिस्टर योरसेल्फ, और रजिस्टर कराने के साथ साथ अपने जो एक यूनिवर्सिटी का नाम है वो मेंशन करें, अपना सेमेस्टर मेंशन करें, और साथ साथ ये भी बताएं कि आप जो है वो क्यों आना चाह रहे हैं। तो ये पूरा एक फॉर्म फिलअप करके और अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए ये मौका जाने ना दे। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।